नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम। यह डाइजेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने मुंह के बारे में पूरा बताया है, जैसे मुंह में क्या क्या चीजें होती है, मुंह में किस प्रकार पाचन होता है, क्योंकि जो भोजन का पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें पाचन तंत्र में भाग लेती हैं। ये सब चीजें हमने पहले चैप्टर में बता दी है, यानी पहले लेक्चर में बता दी है। जाकर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो बात करते हैं। शुरुआत में हमने नहीं पहले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। शुरुआत में हमने बताया था कि जो हमारा मुंह होता है उस मुंह में हमारी जीभ होती है, दांत होते हैं। दांत भोजन को पीसने का काम करते हैं, और उस भोजन को गीला करने का काम करती है हमारी लार। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनती है। इस लार में 4 एंजाइम हमने आपको बताए थे, जैसे टाइलिन एंजाइम और म्यूलिन एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम, और रहता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। यह लाइसोजाइम एंजाइम हमारी लार में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिलकर स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करते हैं, और जो म्यूलिन है वो हमारे खाने को सॉफ्ट यानी चिकना बनाता है। अब ये जब इतना जो प्रोसेस हो गया, अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपनी ग्रास नली के बारे में। ठीक है, ये हमारी ग्रास नली है। इस ग्रास नली में यह भोजन धीरे धीरे सरक कर हमारे अमाशय तक पहुंचता है। अब कितनी देर में पहुंचता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसकी जो लंबाई होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ तक खाना जैसे एकदम तो आएगा नहीं। ये जो हमारी ग्रास नली है ये कर्मकुंचन गति करती है। कर्मकुंचन गति करते करते ही भोजन नीचे आता है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में भोजन को 7 सेकंड लगते हैं। यानी भोजन आपने कुछ भी खाए, जैसे कि एक निवाला आपने खाया होगा, वो निवाला धीरे धीरे पेट तक 7 सेकंड तक पहुंचता है जब आपने इसको ऐसे निगला होगा। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ तक भोजन 7 सेकंड तक पहुंचता है। ठीक है, यानी इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। बता दें आपको कि जो ग्रास नली होती है इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता। खाना जैसे यहाँ से आता है इसी फॉर्म में पेट तक पहुंच जाता है, तो इसमें कोई बहुत पाचन नहीं होता। और ग्रास नली से भोजन गुजरने में 7 सेकंड लगते हैं। ठीक, तो अब ये तो ग्रास नली की बात हो गई। अब ग्रास नली में रहता है एक एपिग्लाइटिस। एपिग्लाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपने खाना खाया होगा तो आपको हिचकी जरूर आई होगी, जैसे चावल खाते हुए ज्यादा आती है, क्योंकि जब हम चावल खाते हैं तो चावल बहुत जैसे हम उसमें ज्यादा वगैरह जैसे चबाते नहीं है, कम चबाते, क्योंकि चावल पहले से ही बहुत ज्यादा ऐसे चिकने होते हैं। जब हम उनको चबाते हैं तो कुछ ऐसे जो चावल के दाने होते हैं वो ज्यादातर ऐसे ही हमारे पेट में सबूते ही चले जाते हैं, और जब ये हमारी पूरी नाल भर जाती है तब आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसे यहाँ से यहाँ तक खाना भर गया। जब खाना भर जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो जब ऊपर से जब खाना आएगा तो ये खाना नीचे नहीं आ पाता, और ये जो हमारा एपिग्लाइटिस है इसको ऊपर धकेल कर खाना हमारी सांस की नली में चला जाता है। और जब सांस की नली में थोड़ा सा भी चीजें चली गई, जैसे कुछ भी पदार्थ यानी पानी वगैरह की मात्रा चली जाती है, तो पानी तो फेफड़े उसको बाहर निकाल देते हैं, और उसी को कहते हैं हिचकी। ठीक, बात कर लेते हैं एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस भोजन का सही रास्ता प्रदान करता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं, एपिग्लोटिस होता क्या है। आप सभी को पता है कि जब भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन हमारी ग्रास नली में जाता है, श्वसन नली में नहीं जाता। अगर गलती से भोजन श्वसन नली में चला जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर बहुत सारी मात्रा में भोजन श्वसन नली में जाकर फंस जाए तो नीचे की वायु ऊपर नहीं आ पाएगी और ऊपर की वायु नीचे नहीं जा पाएगी। जिस प्रकार हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है, जो श्वसन चक्र है, वो पूरा नहीं हो पाता और उससे हमारी मृत्यु हो जाती है। तब अगर खाना बहुत कम मात्रा में श्वसन नली में चला जाता है तो जो हमारा फेफड़ा है उसको पंप कर कर ऊपर निकाल देता है। तब हम ऐसे कर, जैसे हिचकी वगैरह आती है तो उसी हिचकी द्वारा यह फेफड़ा प्रेशर से उस खाने को बाहर निकाल देता है। आइए इसके फंक्शन को सही से समझ लेते हैं। आप सभी को पता है जब भी हम खाना खाते हैं तो यह खाना हमारे यानी ग्रास नली में जाना रहता है। ये श्वसन नली में क्यों नहीं जाता, तो इसका एक कारण है क्योंकि यहाँ पर रहता है एपिग्लोटिस। आप इसको ऐसे समझिए, जिस प्रकार ये हमारी जो आगे वाला जो हिस्सा होता है ये रहता है हमारा श्वसन नली, जो पीछे वाला रहता है ये रहता है हमारा ग्रास नली। यानी पीछे वाली नली में जाएगा भोजन, ये पीछे वाली समझिएगा, ये आगे वाली। ठीक है, यानी जब पीछे वाली में जाएगा भोजन और आगे वाली जो नली है इसमें रहेगा हमारा सांस। ठीक है, तो इसी नली के ऊपर रहता है हमारा इस प्रकार एक लटकी हुई यानी कार्टिलेज की जो परत रहती है, इसको कहते हैं
एपिग्लोटिस। जब भोजन यानी भोजन भारी होता है, जब ये भोजन ऊपर से नीचे आता है, भोजन हो या पानी हो, जब ये भोजन या पानी ऊपर से आता है तो ये एपिग्लोटिस ये परत ऐसे नीचे झुक जाती है और जिससे इसका द्वार सिर्फ इसी का द्वार खुला रहता है और भोजन सिर्फ इसी नली में जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये कार्टिलेज ऊपर उठ जाता है और सांस ऊपर छूट जाता है। और इतने जब ऊपर लेते हैं सांस, जब नीचे लेते हैं तो इसको वायु नीचे दबा नहीं पाती और वायु सीधे श्वास नली में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसको एक बार चित्र से देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमने जब भी कुछ भोजन खाते हैं तो यह भोजन इस पर दबाव डालता है, नहीं जो हमारा ये एपिग्लोटिस है इस पर दबाव डालकर इसको नीचे दबा देता है। जब ये नीचे दबा देता है तो इस नली के ऊपर दबाव पड़ता है और इसका जो द्वार है वो बंद हो जाता है, इसका द्वार खुला रहता है तो भोजन सिर्फ इसी नली में जाएगा। यानी जो हमारी ये जो नीले कलर की है ग्रास नली और जो हरे कलर की इसको बोलते हैं श्वसन नली, ये हमारी श्वसन नली। ठीक है, तो श्वसन नली बंद हो जाएगी और ये द्वार खुला रहेगा, तब भोजन किस में चला जाएगा, नीचे। और जब हमें सांस लेना होगा तो क्योंकि फेफड़ा प्रेशर लगाएगा, तो फेफड़ा प्रेशर जब लगाएगा तो ये इसे प्रेशर से जो हमारी एपिग्लोटिस है इसको ऊपर कर देगा और सांस बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब सांस अंदर आएगा, तब सांस अंदर आता है तो हवा इतनी भारी नहीं होती और ये एपिग्लोटिस को नीचे नहीं दबा पाती और वायु धीरे से श्वास नली में पहुंच जाती है। ठीक है, अब चूंकि आपने एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, क्या जो हवा होती है वो यानी इसमें क्यों नहीं जाती, यानी ग्रास नली में क्यों नहीं जाती, क्योंकि आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा बहुत तेजी से हवा को खींचता है और जिधर से प्रेशर यानी जिधर से पंप करता है उधर से ही ऑक्सीजन एकदम जो हवा होती है वो उसी छिद्र में जाती है, क्योंकि इधर कोई प्रेशर नहीं होता, इधर कोई वायु को नहीं खींचता, वायु को खींचता हमारा फेफड़ा, इसीलिए वायु सिर्फ इधर आती है, इधर नहीं जाती। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हमें हिचकी क्यों आती है। आप सभी को पता है जब भी हम कुछ भी पार्टिकल यानी खाने का कुछ भी पार्टिकल हमारी श्वास नली में पहुंच जाता है तो श्वास नली में पहुंचते ही जो फेफड़ा है उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि जो फेफड़ा है वो मोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं खाने के उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उनको ऊपर धकेलता है, जिसे हिचकी कहते हैं। जैसे व्यक्ति आवाज निकालता है हिचकी की, तो हिचकी इसलिए आती है क्योंकि नीचे से फेफड़ा प्रेशर लगाता है। ठीक है, आपने एक चीज और देखी होगी, अक्सर हमें हिचकी तभी आती है जब हम यानी खाना खाते हुए कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं या बोलते हैं। डॉक्टर ने या घर वालों ने आपको कहा होगा कि खाना खाते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए, यानी हमें अकेले में बैठे आराम से चुपचाप खाना खाना चाहिए। और हमें जब खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं तो हमें अपने मुंह को बंद करके ऐसे खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मुंह बंद रहता है तभी हम नाक से सांस लेते हैं। अगर हमारा मुंह खुला रहेगा तो हम नाक से सांस नहीं ले पाएंगे, और जब हम नाक से सांस लेते हैं तभी यह एपिग्लोटिस सही तरीके से काम करता है। अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो एपिग्लोटिस सही से काम नहीं करता। और जब आप भोजन ऐसे बहुत तेज तेज खाना खाओगे तो इसका मतलब तुम मुंह से सांस लोगे, जब मुंह से सांस लोगे तो ये बिगड़ जाएगा और ये खाना थोड़ा सा खाना थोड़ा सा खाना श्वास नली में भेज देता है, जिससे आपको हिचकी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप सही से यानी सही तरीके से थोड़ा थोड़ा खाना खाओगे और मुंह बंद करके खाना खाओगे तब आपको यानी आपका जो सांस है वो नाक से होगा, जब नाक से सांस लोगे आप तो ये एपिग्लोटिस सही से कार्य करेगा। एक चीज और होती है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ज्यादातर नमूनिया हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चे यानी 4 से 5 साल तक के बच्चों को नमूनिया रहता है। वह नमूनिया इसलिए होता है क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो ज्यादातर अपने मुंह से सांस लेता है, नाक से सांस नहीं लेता। आपने देखा होगा आप गर्मियों के समय बच्चे को जो ऊपर कूलर का नहीं जो कूलर की हवा चला देते हैं, क्योंकि कूलर में पानी डाला रहता है और हवा के साथ साथ पानी भी बच्चे तक पहुंच जाता है और बच्चा मुंह से सांस लेता है। तो ये एपिग्लोटिस की सहायता से यानी जब सांस लेते हैं तब ये बच्चे बहुत सारा पानी बच्चे के फेफड़ों में चला जाता है, जिसे हम नमूनिया बीमारी कहते हैं। अब यह नमूनिया बड़ों में भी होता है, वो कब होता है उसको देख लेते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कोहरे या धुंध में जो बच्चे दौड़ते हैं, तब दौड़ने के पश्चात बहुत सारी जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है पानी की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है, जिससे बड़े बच्चों को भी नमूनिया होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी यानी श्वास नली की। इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये डायग्राम यानी हमने जो ये ब्लैक कलर में बनाई है इसको कहते हैं श्वास नली, जो रेड कलर में बनाई है इसको कहते हैं ग्रास नली। अब ये हमारा एपिग्लोटिस है, ये हमारी जीभ है। जब जीभ से सरकता हुआ भोजन नीचे आएगा तो भोजन भारी होता है, तो भोजन भारी होकर इस एपिग्लोटिस को नीचे यानी इसको यहाँ पर ऐसे लेटा देगा, जिससे ये हमारा ये बंद हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा तो हमारा भोजन यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अमाशय की, यानी जैसे हमने भोजन खाया उसमें लार मिलाई, तब वो लार में मिलकर भोजन हमारे यानी जो हमारी ग्रास नली है उसमें सरकता 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 हमारे अमाशय तक पहुंच जाता है।
जब भी हमारे अमाशय तक पहुंचता है तो इस खाने को क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये जो हमारा हमने जो पार्टिकल खाया था, ये जो हमने खाना खाया था, अब वो खाना नहीं रह गया बल्कि उसका रूप चेंज हो जाता है, तो क्योंकि वो हमारा लेई के जैसा हो जाता है, लुगदी जिसको कहते हैं, ठीक है, इस तरह की फॉर्म आ जाती है, तो इसको कहते हैं मोलस। तब भोजन यहां पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं मोलस। जब भोजन ग्रास नली से पेट में पहुंचता है तब भोजन मोलस का रूप ले लेता है। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारी अमाशय है, अमाशय किस प्रकार भोजन का पाचन करता है, क्या क्या इसके जो भाग है, क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या इसकी संरचना है, आइए इसको देख लेते हैं। ये हमारा अमाशय है। अमाशय की जो आकृति होती है वो जे के आकार की होती है। एग्जाम में आए तो बता देना, ठीक। अब देख लेते हैं जी इसमें हमारी कौन कौन सी परतें होती हैं। अब जो हमने इसको हरे हरे कलर से दिखाई है, ये होती है जठर लेयर यानी जठर ग्रंथि, इसी में रहती है हमारी जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथियां लाखों की संख्या में होती हैं, छोटी छोटी जठर ग्रंथियां होती हैं, यहीं से जठर रस निकलता है। इसी जठर रस में निम्न चीजें होती हैं जैसे रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और HCl। इसको धीरे धीरे बाद में पढ़ेंगे। और इसका जठर रस होता है, इसका जो जठर रस का जो pH मान होता है 1.8 होता है। ये जो pH मान होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। ये हमारे पेट को जला सकता है क्योंकि 1.8 जो आप pH मान वाला कोई भी द्रव ले लीजिएगा, जैसे HCl ले लीजिएगा, उसको अपने हाथ पे डालिएगा और हाथ पे डालते ही अगर आपका हाथ एकदम तुरंत जल जाएगा, आपकी सिर्फ हड्डी हड्डी दिखेगी। ये इतना ज्यादा मतलब ये pH मान इतना ज्यादा जो ज्वलनशील चीजें होती हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पेट को क्यों नहीं जलाती। क्योंकि हमारे पेट में एक रहती है म्यूकस लेयर, क्योंकि भगवान बहुत ही होशियार है, उसने जो भी चीज बनाई है बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाई है। अगर ये पेट इंसानों द्वारा बनाया होता तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती। अब भगवान ने बनाई इसमें म्यूकस लेयर। अब ये जो म्यूकस लेयर होती है इसमें हमारा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये चिपचिपा पदार्थ हमारे पेट को जलने से बचाता है। एक आपने एक चीज और देखी होगी, ये जो म्यूकस लेयर होता है इसको हम श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे बहुत सारे भागों में पाई जाती है। ये रहते हैं हमारे फेफड़े, उन फेफड़ों को पानी एकदम बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वहां पर एक चीज रहती है म्यूकस लेयर, क्योंकि ये म्यूकस लेयर हमारे फेफड़ों में भी पाई जाती है। इसको हम हिंदी में श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। ये कई अंगों में पाई जाती है, कई ग्रंथियों में रहती है। अब वहां पर म्यूकस लेयर से ही बनता है बलगम। अब ये बलगम पानी के संपर्क में नहीं आते, नहीं पानी के संपर्क को रोकता है। यानी जो हमारा फेफड़ा है, जो ब्रोंकाई होती है हमारे फेफड़ों में, ये ब्रोंकाई यानी छिद्र होते हैं, ब्रोंकाई इस प्रकार ये हमारे ब्रोंकाइल होती है। ये ब्रोंकाइल पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और यहीं पर रहता है हमारा बलगम। ये बलगम अगर लिमिट मात्रा में रहे तो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, पर अगर हमारे फेफड़ों में कुछ भी जख्म वगैरह हो जाए या कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये बलगम बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है। क्योंकि अगर ये जैसे हम ठंडा पानी वगैरह में जल्दी से पी लेते हैं तो ये बलगम बहुत अधिक मात्रा में बनता है, और जब ये बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो हमें नुकसान देता है। जब भी हम खांसते हैं तो बलगम आता है हमारे, यानी सांस द्वारा जब भी खांसते हैं तो बलगम आता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर चिपक जाता है। अब ये बलगम हमें फायदा भी करता है। फायदा इसलिए करता है क्योंकि ये इन ब्रोंकाई का संपर्क पानी से नहीं होने देता। आपने देखा होगा बलगम अगर आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, बल्कि पानी से अलग अलग दिखाई देगा। इसलिए हमारी सुरक्षा भी करता है बलगम, प्लस हमें नुकसान भी देता है। अगर भारी मात्रा में बन जाए तो नुकसान भी करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमारा अमाशय जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है। यानी पहला भाग कार्डियक, उसके बाद फंडिक, उसके बाद पाइलोरिक, ठीक है। अब इनको धीरे धीरे से पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कि जब खाना हमारे पेट में आता है तो सर्वप्रथम उसमें क्या चीजें मिलती है। जब खाना हमारे पेट में आता है तो पेट में आते ही उसमें HCl पदार्थ मिलता है। HCl जो अम्ल होता है वो पदार्थ उसमें मिलता है, क्योंकि जो भोजन होता है अब भी उसमें वो थोड़ा भी मोटा मोटा रहता है, और जब उसको गलाने के लिए हम उसमें HCl डाल देते हैं। आपने देखा होगा एक वो जो ईंट पाथने वाले जो होते हैं, ईंट पाथने वाले क्या काम करते हैं, गारे को जब ऐसे तैयार करते हैं तो उस गारे में थोड़ा थोड़ा सा नमक मिला देते हैं और नमक उसको गलाने में मदद करता है। फिर वो आसानी से उसके छोटे छोटे जो कंकर पत्थर होते हैं वो सब उसमें गल जाते हैं। इसी प्रकार हमारी जो भोजन होता है उसमें भी मोटे जो पार्टिकल रहते हैं, जो टुकड़े रहते हैं जिसको हम सही से चबा नहीं पाते, तो उसको HCl सॉफ्ट बना देता है, एकदम उसको लीन कर देता है। तो HCl का काम यही है। अब जो HCl क्या एक चीज और करता है, जैसे टाइलिन जो एंजाइम है उसके प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि जो टाइलिन होता है ये टाइलिन एंजाइम माल्टोज को ऐसे उसमें मीठे में कन्वर्ट कर देता है, तो ये उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। बात करते हैं बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया जैसे लाइसोजाइम हमारे लार में पाया जाता है, अगर ये इस लाइसोजाइम से वो कीटाणु नहीं मरे तो इसको HCl मार देता है। तो एक काम इसका बैक्टीरिया मारना। दूसरा काम खाने को गलाता है। हमने बताया आपको कि खाने को एकदम सॉफ्ट बना देता है। आप भी अगर किसी चीज में भी HCl डालोगे तो HCl उसको एकदम गला देगा। आप अगर जैसे आपने देखा होगा कहीं पर
जैसे गंद वगैरह जम जाती है, गंदगी वगैरह, धूल वगैरह जम जाती है, तो अगर वहां पर आप HCl डालोगे, HCl उस परत को वहां से हटा देता है क्योंकि वो उसे गला देता है। इसी प्रकार अगर हमारे खाने में थोड़ा सा भी HCl मिल जाए तो खाने को गला देता है, यह खाने को बहुत ज्यादा अम्लीय कर देता है। अब जब खाना बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है तब हमारे पेट की जो आंतरिक परत होती है उसकी सुरक्षा ये म्यूकस लेयर करती है। ये जो म्यूकस लेयर होती है यही इस अम्ल के प्रभाव को रोकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा अमाशय होता है 3 भागों में होता है, कार्डिक, फंडिक, फाइलोरिक, ये मैंने बता दिया आपको। अब जो हमारा ऑक्सेंटिक से जो सेल होती है, यानी ये ऑक्सेंटिक सेल से मिलकर बनी होती है, जो इनमें परतें होती हैं, उन्हीं ऑक्सेंटिक सेल यानी जो कोशिका होती है उन्हीं से निकलता है हमारा HCl, यानी HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, HCl हमारे जठर रस में भी रहता है प्लस HCl अलग से भी निकलता है। ठीक, अभी जो हमारी फाइलोरिक जो ग्रंथियां हैं इनसे निकलता है हमारा जठर रस। क्या निकलता है हमारा जठर रस। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि जठर रस में HCl भी रहता है और जठर रस में यानी हमारा अलग से रेनिन और पेप्सिन भी रहता है। इसको हम यहाँ से समझा देता आपको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जठर परत है। अब चूंकि जब जठर परत है, इस जठर परत से जो भी पदार्थ निकलेगा उसको हम जठर रस कहते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि जठर रस में रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है, ये तीनों होती हैं। अब चूंकि इस वाले हिस्से में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सेंटिक सेल होती हैं, ये ऑक्सेंटिक सेल होती हैं, और जब यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ऑक्सेंटिक सेल होती है तो यहाँ से अधिक मात्रा में HCl निकलता है। इसलिए कहते हैं कि जब खाना ऊपर से आता है तो सर्वप्रथम उसमें HCl मिलता है। अब बात करते हैं इस वाली लेयर की, यानी जो इसे बोलते हैं पाइलोरिक लेयर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जठर लेयर है, पर यहाँ के जो ये हमारा स्पेसिफिक जो इसकी क्वालिटी होती है, क्योंकि ये जो हमारी लेयर होती है इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक लेयर, क्योंकि हमारा जो भाग है इसी को बोलते हैं पाइलोरिक। तो इसलिए इस परत को बोल देते हैं पाइलोरिक लेयर। तो यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में निकलता है जठर रस, जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है रेनिन तथा पेप्सिन। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो खाना होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है, और जब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है तब उसे आराम से ये यहाँ पर आकर पचा लेता है। अब इसमें धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ तक भोजन यहाँ से पहुंच जाता है तो यहाँ पर भोजन आकर 4 घंटे तक रुकता है। इसको बोलते हैं हम फंडिक जो हमारा एरिया होता है, यहाँ पर जो भोजन है वो 4 घंटे यानी 4 आवर तक रुकता है। अभी जो आपको ये जो बालनुमा संरचना देख रही होंगी यही इस खाने को रोक कर रखती है। अब जब बहुत अधिक मात्रा में यानी यहाँ पर भोजन इकट्ठा हो जाता है यानी लगभग 4 घंटे तक, तो हमें भूख नहीं लगती, यानी 4 घंटे तक तो हमें भूख नहीं लगती। इसलिए खाना धीरे 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 ये हमारा सरकता हुआ यहाँ तक छोटी आंत तक पहुंचता है। और जब ये छोटी आंत में पहुंचता है तो भोजन के उस रूप को हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। तो भोजन के इस रूप को हम कहते हैं काइम। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये दोनों प्रकार के जो एंजाइम है किस प्रकार काम करते हैं। अब भोजन यहाँ तक पहुंच गया, इसको यहाँ पर रुके हुए 4 घंटे हो गए। अब धीरे 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 खाना जाता रहेगा और उसमें से निम्न चीजें निकलती रहेगी। अब देखो क्या क्या निकलेगी, ये देखते हैं। जैसे रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम क्या निकालेगा उसमें से? तो रेनिन एंजाइम उसमें से दूध को अलग कर देगा, और जो दूध को अलग कर देगा तो दूध होता है हमारा लिक्विड। अब इतने इस लिक्विड में हमारा वाटर भी रहता है, तो वाटर किसी काम का नहीं है, वाटर वो आगे भेज देगा, उसमें से क्या काम करेगा? ठोस ठोस पदार्थ निकाल लेगा। आपने देखा होगा जिस प्रकार हम पनीर फाड़ते हैं, यानी पनीर में हम थोड़ा सा सार्ट्रिक अम्ल वगैरह डाल देते हैं जिससे दूध फट जाता है, यानी जो उबलता है तो दूध फट जाता है, ठोस अलग रहता है, उसी को बोलते हैं पनीर। उसी पनीर में रहता है प्रोटीन। यही काम होता है हमारे अमाशय में, क्योंकि हमारे अमाशय में भी दूध जाकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जब उसमें हमारे ये पदार्थ HCl वगैरह मिलते हैं तो दूध एकदम फट जाता है, यानी जो हमारा खासकर रेनिन, ये दूध फट जाता है। तो रेनिन क्या काम करता है? उसे जो ठोस भाग को अलग कर लेता है, उस ठोस भाग को अलग कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम पेराकैसिनेट, यानी इसको दही भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम पेराकैसिनेट में बदल देता है। अभी इसको दूध को ठोस में बदल दिया रेनिन ने, ये दूध का पाचन इसने कर दिया, यानी पानी अलग कर दिया, दूध अलग कर दिया, सॉरी वो जो ठोस दूध है उस ठोस दूध को हम दही कहते हैं या पनीर कहते हैं। अब बात करते हैं पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या काम करेगा? अब चूंकि रेनिन ने दूध से 2 चीज अलग कर दी, जैसे ठोस पार्ट और हमारा लिक्विड पार्ट। अब ये ठोस पार्ट जाएगा पेप्सिन के पास। ये पेप्सिन क्या काम करेगा? उस ठोस पार्ट को मसल देगा, ऐसे मसल कर उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसको थोड़ा सरल बना देगा। आपने देखा होगा जिस प्रकार पनीर बनता है तो पनीर थोड़ा सा ठोस होता है, और जब उसको खाना होता है या फिर हमें इसको कुछ भी करना होता है तो हम उसको दांतों से पीसते हैं, तभी हमारे पेट में जाता है। इसी प्रकार ये इस प्रोटीन को पीस देगा, यानी जो पनीर है उसको ऐसे बिल्कुल मसल देगा, पीस देगा। ठीक है, अब जब ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा तो ये आगे पहुंचता है हमारी छोटी आंत में, वहां पर इसका अलग एंजाइम इसको पाचन करते हैं।
अब HCl हमने बता दिया, पेप्सिन बता दिया, रेनिन बता दिया। अब आगे बात करते हैं हम इसके कुछ फैक्ट के बारे में। अब पेट के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, यानी जो हमारे आमाशय में जो घटना घटती है। आपने देखा होगा जब हमारे पेट में HCl की मात्रा अधिक होती है तो हमारे पेट में एक चुभन सी होती है, नहीं अगर हम खाना ना खाए तो HCl तो बनता रहता है हमारे पेट में, और जब HCl बनता रहता है तो यही HCl हमारे यानी जो हमारी ये बाल जैसी संरचना जो होती है इसको हम रूजी कहते हैं, रूजी। तो इन्हीं रूजी पर HCl आकर आक्रमण करता है और जिससे इनमें एक चुभन सी उत्पन्न होती है, और जिससे जब हमें भूख लगती है तो हमें बहुत अधिक मात्रा में चुभन सी होती है पेट में, जिससे हमारा पेट यानी भोजन मांगता है। अब आपने एक चीज और देखी होगी, जिस व्यक्ति के शरीर में ज्यादा HCl नहीं बनता तो उनका जो भोजन है वो बहुत अधिक देर में पचता है, और बहुत अधिक देर में पचता है तो व्यक्ति को डॉक्टर कहते हैं कि आपको नींबू खाना चाहिए या फिर आंवला खाना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन C रहता है, यानी वो भी अम्लीय होते हैं, तब आपका खाना जल्दी पच जाता है। अब आपने एक चीज और देखी होगी कि जिन व्यक्तियों के शरीर में HCl ज्यादा बन जाता है तो उनके पेट में चुभन होती है, यही चुभन होती है हमारे, जैसे बहुत ज्यादा जलन होती है पेट में, ठीक है। तो उस जलन को खत्म करने के लिए हमें इसमें मिलाना पड़ेगा अक्षार, क्योंकि अक्षार ही अम्ल के प्रभाव को कम करता है। इसमें अक्षार डालना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा हम दुकान से लाते हैं इनो, इस इनो में रहता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH, और जिसमें भी OH ग्रुप जुड़ा रहता है वो रहता है हमारा क्षार। अब ये अक्षार इस अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। अब या तो आप अक्षार पी लीजिए या आपको पीना पड़ेगा सोडा। सोडा होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। यह होता है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। अब ये भी हमारा क्षारीय होता है। अब आप इन दोनों में से किसी एक को खा लीजिएगा, आपकी अम्लता कम हो जाएगी, यानी अगर आपके पेट में जलन हो रही हो तो वो जलन को कम कर देगा। ये कंडीशन आप समझ गए होंगे, यानी जब हमारे पेट में HCl की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी हमारे पेट में ज्यादा अम्लता रहती है, ज्यादा एसिडिटी रहती है, तब उस एसिडिटी को हम इनो पीकर यानी MgOH का ऑल्टोइज अक्षार इसको पीकर या सोडियम बाइकार्बोनेट को खाकर, जो हमारा सोडा घरेलू जो सोडा होता है घर में हम जो इसको यूज करते हैं उसको खाकर हम अपने पेट की अम्लता दूर कर सकते हैं। या फिर सोडा आता है, सोडा यानी पानी जिसका बनता है, इसी से पानी बनता है, वो सोडा वाला पानी होता है, या फिर उसको पी लीजिए तो आपकी पेट की अम्लता दूर हो जाती है। पर एक कंडीशन रहती है कि अगर आपके पेट में जो अम्लता है उसको तो हम दूर कर देते हैं इनो पीकर यानी बाहर से अक्षार लेकर, पर अगर यही अम्लता हमारी छोटी आंत में जो बड़ी आंत में ज्यादा बनती है तो हम उसको कैसे दूर करेंगे, तब वहां पर बनता है बाल जूस। वो अलग चैप्टर है, उसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम अमाशय के बारे में ही पढ़ाएंगे क्योंकि अमाशय बहुत बड़ा चैप्टर है। तो क्योंकि जब हमारे यानी ये भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है तब ये खाना बहुत ज्यादा अम्लीय रहता है, तब इसको अक्षार्य करने के लिए यकृत से इसमें बाइल जूस मिलता है, तो वो अलग चैप्टर है, उसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब चूंकि ये HCl अगर हमारे पेट में कम है तो खाना नहीं पचेगा, खाना सही से नहीं गलेगा। तो इसके लिए डॉक्टर क्या कहता है कि आपको खाने के साथ नींबू लेना चाहिए, यानी जिसका खाना नहीं पचता, जिसका पेट सही से साफ नहीं होता, तो उसको अपने खाने में जैसे खट्टे पदार्थ लेने चाहिए, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, नींबू का रस, ठीक है। तब एक चीज या तो नींबू लीजिएगा या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिएगा, पेप्सी जिसको बोलते हैं, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो आती है, कोल्ड ड्रिंक। अभी इस कोल्ड ड्रिंक में क्योंकि हमारा अम्ल रहता है, वो अम्ल रहता है H2CO3 यानी कार्बोनिल क्लोराइड रहता है, कार्बोनिल अम्ल। ये कार्बोनिल अम्ल रहता है, यही हमारी पेप्सी में रहता है। अब ये जो पेप्सी में कार्बोनिल रहता है यही खाने को पचा देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अम्ल रहता है। और एक चीज और देखी होगी आपने, जब हम गर्मियों में ये पेप्सी को पीते हैं तो ये पेप्सी हमें ठंडा प्रदान करती है, यानी हमें ठंडी ठंडी ढकारें आने लगती है। वो देख लेते हैं कैसे आती हैं। जब भी आपने पेप्सी पी होगी गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको फ्रिज में हम ठंडा करते हैं, तब इसमें ये दो चीजों में टूट जाती है, जैसे H2CO3 ये दो चीजों में टूट जाती है हमारी, H2O प्लस CO2। अब जो CO2 है ये गैस अम्लीय होती है और यह हमारे पेट को गर्म रखती है, और जब हमारे पेट में यानी सभी गर्मी को लेकर यह बाहर आ जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम भी पेप्सी पीते हैं तो हमें ढकार आने शुरू हो जाती है, और इन्हीं ढकार के साथ ही ये CO2 निकलनी शुरू हो जाती है। जब CO2 यहाँ से निकलती है तो हमें पेट में ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि पेट में पानी बचा रह जाता है। तो इस प्रकार हमारे पेट को ये ठंडा भी कर देती है, और हमारे पेट में क्या काम करती है, ये अम्लता थोड़ी सी बढ़ा देती है, खाना जल्दी से इससे पच जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।
उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर आपने हमारा यह लेक्चर पूरा देखा होगा तो आप हमारे पिछले लेक्चर भी पूरे देखेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और आने वाली वीडियो को भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही लग गया होगा हम कैसे यहाँ पर पढ़ाते हैं, कितना डिटेल से यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।